जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके एनडी के एग्जामिनेशंस के अंदर अब केवल मात्र 2 महीने का समय बचा हुआ है। आई न्यू आप लोग काफी तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं। इन 2 महीने के अंदर कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करें और कैसे इस एग्जामिनेशन को क्रैक करें। एक कंफ्यूजन भी हो रहा है कि 2 महीने के अंदर क्या चीजें करें, किस तरीके से रिवाइज करें, मॉक टेस्ट को कैसे लगाना है, मॉक टेस्ट को लगाने का सही तरीका क्या है और इन 2 महीनों के अंदर आपकी स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं क्योंकि ये बातें करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पीछे आप जिस महापुरुष का चित्र देख रहे हैं, यह है वीर खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जी भारत के ऐसे एक वीर सपूत थे जिन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे दिया और वीर गति को प्राप्त हो गए। 18 साल की उम्र में जब अंग्रेज जज इनको फांसी की सजा सुना रहे थे ना, तब इनको तनिक भी जरा सा भी डर नहीं लगा। इनको पता था कि फांसी की सजा के बाद इनको मृत्यु दे दी जाएगी, पर मरने का कोई डर नहीं था। पता है ऐसा क्यों था? बिकॉज लक्ष्य की स्पष्टता इनके अंदर थी। इनको पता था कि मेरा लक्ष्य क्या है, स्पष्ट रूप से पता था कि मुझे जीवन में हासिल क्या करना है, मुझे करना क्या है। यहां पर इनको पता था कि जिस रास्ते के ऊपर ये चल रहे हैं वहां पर ये चीज हो सकती है। भारत माता को अगर छुड़ाना है, देश को आजाद करवाना है, तो अपने जीवन का भी सर्वोच्च बलिदान देना पड़ सकता है। इस बात की स्पष्टता खुदीराम बोस जी को थी। और ये चीज आपको भी जानना बहुत जरूरी है कि आपने इस एग्जामिनेशन को देना चुना है। आपने चुना है कि आपको आगे जाकर इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना है और अपने देश के प्रति अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देना है। तो इस चीज के लिए आपको तैयार रहना है कि चाहे जो हो जाए, मैं जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हूं और कुछ भी हो जाए मैं इस एग्जामिनेशन को क्रैक करूंगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि जिस तरीके से हमारे महापुरुषों के मस्तिष्क के अंदर ये चीज क्लियर थी कि उनके विचार क्या है, विचारधारा क्या है, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स क्या थी उनकी, उनको लक्ष्य पता था कि अपने जीवन के अंदर उनको क्या हासिल करना है और लक्ष्य को हासिल करते करते क्या सब कुछ न्यौछावर करना पड़ सकता है, ये भी उनको क्लियर था। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि इन 2 महीनों के अंदर भी अगर आपको इस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है या क्लियर करना है, तो आपको जी तोड़ मेहनत यहां पे करनी पड़ेगी। अपना टाइम, अपनी प्रायोरिटीज, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जो भी डिस्ट्रक्शन है अब उसको दूर कर दो, बिकॉज समय अब बहुत ज्यादा बचा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनडीए को 2 महीने के अंदर आप किस तरीके से आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा। आप सभी मेरा नेचर जानते हैं, यहां पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि 2 महीने के अंदर कुछ नहीं पड़ा है तो ये कर लो वो कर लो। प्रैक्टिकल नहीं होता। प्रैक्टिकल बात हमको करना पड़ेगी कि अगर थोड़ी बहुत तैयारी एनडीए के अंदर करी है और किस तरीके से अब आगे बढ़ना है, 2 महीने के अंदर अपन क्या करें, क्या चीजें करें, और अगर बिल्कुल भी कुछ पढ़ा नहीं है तो क्या किया जा सकता है इस अंतिम समय के अंदर। पर यह बात याद रखना कि बिल्कुल नहीं पढ़ा है ना, तो आप ये मत समझना कि बहुत बढ़िया मार्क्स में लेकर आ जाऊंगा 2 महीने के अंदर या बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ चीजें हो जाएगी। चीजों को समय देना पड़ता है, चीजों में समय लगता है, और अगर आपने समय दिया है तो फिर आप चीजों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए एनडी के बारे में पहले तो ये पता होना चाहिए कि एग्जाम का बेसिकली पैटर्न क्या है। एनडीए 1 डे एग्जामिनेशन है, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी के लिए एग्जामिनेशन होता है। गर्ल्स और बॉयज आप दोनों दे सकते हैं। आप सबने फॉर्म्स फिल कर दिए होंगे, तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है, बट दिमाग में टेंशन है कि लास्ट के 2 महीने के अंदर क्या करें। मैथ्स को ज्यादा टाइम दे, जीएटी को ज्यादा टाइम दे या इंग्लिश को ज्यादा टाइम दे। कई बच्चे ऐसे जिन्होंने इंग्लिश स्टार्ट भी नहीं किया होगा, या कई बच्चे ऐसे जिनका मैथ्स बहुत कमजोर होगा। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। ये जो पूरी स्ट्रेटजी आपकी होगी ये 3 चरणों के अंदर मैंने डिवाइड करी है। पहली चीज इसके अंदर ये है कि आपको किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक्स को सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर करना है, कि कौन से टॉपिक किस सब्जेक्ट के सबसे पहले करना है। दूसरी चीज हम क्या समझेंगे, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉक टेस्ट कैसे लगाना है। अब नॉर्मली आपको लग रहा होगा कि सर मॉक टेस्ट लगाने में क्या है, केवल मॉक टेस्ट लगा दिया और ये चीज हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मॉक टेस्ट लगाने का एक तरीका होता है, कुछ चीजों को उसमें एनालाइज करना होता है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि मॉक टेस्ट को लगाना कैसे और अपने आप को कैसे एनालाइज करना है और क्या सुधार अपने अंदर लेकर आना है। तीसरा हम बात करेंगे कि 60 दिनों के अंदर आप क्या करेंगे। 60 दिनों को भी मैंने 2 चरणों के अंदर डिवाइड किया है। शुरुआत के 30 दिन हमको क्या करना है, आने वाले 30 दिन हमको क्या करना है, तो 2 चरणों के अंदर मैंने डिवाइड कर दिया है। आगे आपको अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। और इसी तरीके से आप समझिएगा कि अगर आप मेहनत करते हैं, आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। देखो ये तो रिटर्न की बात चल रही है, आगे एसएसबी भी देना है, तो हार नहीं मानना है अपने आप को। अपने अंदर वो जोश जुनून तैयार रखो। फोर्सेस ज्वाइन करने वाले हो, दैट फायर शुड बी ऑलवेज फायर इन योर बेली। अपने अंदर वो फायर हमेशा होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनडी के पैटर्न की बात करें, हम सब जानते हैं 2 पेपर्स इसके होते हैं। पहला आपका होता है मैथमेटिक्स का, इसका अलग से एक सेपरेट पेपर है। दूसरा आपका होता है जीएटी का। जीएटी के अंदर भी आपका इंग्लिश का एक पूरा अलग सेक्शन होता है, और उसके अलावा फिर बात करें तो अदर सब्जेक्ट्स आपके जैसे हो गए पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ये सारे के सारे आपके एक अलग सेक्शन के अंदर होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले चीज समझने की जरूरत है आपको, ये ध्यान रखिएगा, कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है। मैं इस शुरुआत में इस चीज को एड्रेस कर रहा हूं। आप में से कई बच्चे इस बात को मानेंगे कि हाँ सर, ये चीज हमारे साथ है। कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि कई बच्चों का मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है, बहुत वीक है। और सेशन शुरू करने से पहले क्लियरली मैं आपको एक चीज बोल दूं, आपका मैथ्स अगर वीक है ना, एनडीए नहीं निकलेगा। मैं सीधे सीधे इस बात को बोल रहा हूं। मैथ्स वीक है तो एनडीए नहीं निकलेगा। मैथ्स बहुत एसेंशियल है, उसका अपने आप में एक पेपर है। कई बार बच्चा क्या सोचता है कि सर सेपरेट कट ऑफ निकाल लूंगा मैं, वो 25% तो मुझे निकालना है। 25% से कुछ नहीं होता है, 25% से कुछ भी नहीं होगा, बिलीव मी। मैथ्स आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। दूसरी चीज, कई बच्चे ऐसे जिनका इंग्लिश बहुत कमजोर है। अब इंग्लिश कमजोर है तो क्या किया जाए सर, इतने कम दिनों के अंदर इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट मेजोरिटी ऑफ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने जीएटी को हाथ ही नहीं लगाया। उनको लगता है कि सर क्या मतलब, हम पॉलिटी क्यों पढ़े, हम हिस्ट्री क्यों पढ़े, हम ज्योग्राफी क्यों पढ़े, इससे हमको क्या मतलब निकलेगा। बिकॉज इसका कोई बहुत ज्यादा, ये कहते हैं ना कि सर मैथ्स हमारा बहुत अच्छा हमने कर लिया है, इंग्लिश हमने बहुत अच्छा कर लिया, अब बाकी सब्जेक्ट पढ़ने की हमको जरूरत क्या है। बट ऐसा नहीं है, सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है। आपको समझना पड़ेगा कि ये जो दूसरा वाला सेक्शन है, इसका एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क देता है। वेटेज देखिएगा, मैथ्स का एक क्वेश्चन कितने मार्क्स दे रहा है, और जीएटी के जो पेपर्स हैं उसके अंदर अगर आप दूसरे पेपर्स की बात करें तो वो आपको कितने मार्क्स देता है। एक क्वेश्चन 4 मार्क आपको यहां पर देकर जा रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा समझना पड़ेगी हमको कि आज के टाइम पर आप देखिएगा मेरिट लिस्ट के अंदर एक एक दो दो नंबर से बच्चा आगे पीछे हो जाता है। तो ये चीज समझिएगा कि आज एक एक क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज्यादा है। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पेपर की मैं बात करूंगा, दैट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट जिससे कई सारे बच्चों को डर लगता है। कई बच्चों का सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, कई को बहुत डर लगता है। बेसिकली डर किसको लगता है, ऐसे बच्चे जो कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, जिनका सब्जेक्ट पीसीएम रहा ही नहीं। 11th 12th हम लोगों ने क्या करा, कॉमर्स से पढ़ा, या हम लोगों ने जो है बायोलॉजी से पढ़ा है, हमने आर्ट्स लिया है सर। अब हमको समझ नहीं आ रहा है कि मैथमेटिक्स को कैसे कवर करें। 2 महीने चीजें कवर करी है, मैथ्स पढ़ना शुरू कर दिया, बट अभी भी लास्ट 2 मंथ्स के अंदर क्या करें ये चीज क्लियर नहीं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखिए, वेटेज वाइज में बात कर रहा हूं। देखिएगा, सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस की हम बात करें, इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें, मैट्रिक्स की बात करें, वेक्टर अलजेब्रा की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ये सारी चीजें क्या है, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पहले वीडियो के अंदर भी आप देख चुके हो। पर सवाल आता है कि इसको पढ़ना कैसे। देखिए, सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, कभी भी मैथमेटिक्स की जब आप प्रिपरेशन करते हैं, कभी भी बहुत डिफिकल्ट टॉपिक को मत उठा लेना। मैथ्स के अंदर क्या होता है ना, मैथ्स के अंदर हर टॉपिक किसी ना किसी दूसरे टॉपिक से कनेक्ट होता है। जिन बच्चों को मैथमेटिक्स के बारे में पता है वो मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हर टॉपिक किसी दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्टेड है, तो ट्राई करो कि पहले वो कनेक्टेड वाले टॉपिक्स को कंप्लीट कर लो। एक लिस्ट बनाओ, सबसे पहले शुरुआत में एक लिस्ट बनाओ। देखो कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि 11th 12th और एनडीए के अंदर कॉमन है। बिकॉज वो टॉपिक्स क्या आता है कि वो जो 11th के अंदर टॉपिक्स हैं, जो 12th के अंदर टॉपिक्स थे, और जो एनडीए के अंदर जो टॉपिक कॉमन आ गए, बेसिकली होता क्या है कि आपको एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा कॉमन जा रहा है, और आपकी पकड़ उस पर थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मजबूत होती है। तो सबसे पहले याद रखिए, एनडी का सिलेबस अंडरस्टैंड करो मैथ्स का। वेटेज देखो, किस टॉपिक का वेटेज कितना ज्यादा जा रहा है, मैथमेटिक्स के अंदर किसका वेटेज कितना ज्यादा जा रहा है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर लो, देख लो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर लिया, अब क्या करना है, पहले उन टॉपिक्स को कंप्लीट करो। देखो, वेटेज के हिसाब से अपने को मैथ्स में जाना है। अब लास्ट टाइम पर आप बोलो कि सर मैथ्स में मेरे पूरे मार्क्स आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। लाइफ में क्या है, प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए आदमी को। ये इधर उधर की हवा में बातें करना ये सेंस नहीं देता। फोर्सेस के अंदर भी क्या है, आदमी प्रैक्टिकल चाहिए वहां पे। ये इधर उधर की बात करने वाला आदमी वहां पर काम नहीं कर सकता। तो ये चीज याद रखो कि प्रैक्टिकल अगर बात की जाए तो मैथ्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से जिससे हम अच्छा खासा स्कोर कर सकें, एटलीस्ट इतना कि साहब पेपर तो हमारा निकल जाए। पहले उन टॉपिक्स को सबसे पहले बहुत अच्छे से करो। और याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कई टॉपिक्स बहुत ईजी होंगे जिसको तुम ओवर कॉन्फिडेंस में छोड़ के आओगे। मैं सीधी बात बोल रहा हूं, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर तुम उस टॉपिक्स को छोड़ के आ जाओगे अभी कि चलो ये टॉपिक तो मुझे आता है, इस पे मैं ध्यान नहीं दूं, एग्जाम के अंदर उसी टॉपिक के क्वेश्चन गलत करते हो। ये मैं कई बच्चों के एक्सपीरियंस को बात बता रहा हूं आप लोगों को। कई बच्चों का एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो इजी टॉपिक था उसके क्वेश्चन वो नहीं बना पाए एग्जाम के टाइम पे। क्यों नहीं बना पाए, बिकॉज ध्यान नहीं दिया। तो पहली चीज याद रखना है, टॉपिक्स देख लो, अंडरस्टैंड करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले करना शुरू करो। इन 60 दिनों के अंदर पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको करना है। दूसरी चीज विच इज रियली इंपॉर्टेंट, अब आप क्या कर रहे हो कि पूरा मैथ्स ये नहीं कर सकते कि साहब 60 दिन के अंदर मैं पूरा का पूरा एक साथ कर दूंगा। आपको ये करना पड़ेगा कि मैथ्स के अंदर जब आप कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हो, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आप टिप्स और ट्रिक्स से कर सकते हो, जिसमें फॉर्मूला भी लग रहा है, टिप्स भी लग रही है और ट्रिक्स भी लग रही है। सीधी सी बात है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसमें कोई ट्रिक लग रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने देखा है कि हमारे पुनित सर जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं वो आपको पूरा मैथ्स के ट्रिक के साथ क्वेश्चंस करवा रहे हैं, सेशंस चल रहे हैं, जाके देख लीजिएगा।
हर टॉपिक के अंदर किस टॉपिक को कौन सी ट्रिक से करना है, किस क्वेश्चन को कैसे करना है, वो बताना वो आपको सर वहां पर आपको बता रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखो, इसके लिए अलग से एक कॉपी बनाओ, याद रखो अलग से एक कॉपी बनाओ जिसमें नई टिप्स ट्रिक्स और शॉर्टकट जो सर बता रहे हैं आपको, या आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपने पहले भी पढ़ा है, उस कॉपी के अंदर वो शॉर्टकट्स को लिख लो। याद रखना इसी तरीके से रिवीजन हो सकता है, इसी तरीके से तैयारी हो सकती है। अंतिम समय है, 60 दिन का समय है, हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हौच पौच हो रहा है सर, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, ऐसे नहीं होती तैयारी, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करनी पड़ेगी। तो क्या करना है, टिप्स और ट्रिक्स शॉर्टकट्स देखो, बिकॉज क्या है ना, आपको एनडीए में ये चीज समझनी पड़ेगी कि मैथमेटिक्स के अंदर कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। उन क्वेश्चंस को अगर अपन एक ट्रिक से कर सकते हैं, जो कि लगभग क्या होता है, देखिए मैथ्स के अंदर क्या होता है, कई क्वेश्चंस को ट्रिक से करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे होगा तो आप कर दोगे। बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात को? कई बार क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखता है कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करें, जितना बड़ा क्वेश्चन वो उतना आसान होता है, बिकॉज उसमें एक छोटी सी ट्रिक लगती है और उससे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को समझना पड़ेगा। देखो क्या होता है, कई बार हमको स्मार्टली प्ले करना पड़ता है। अब हम ये नहीं कर सकते अंतिम समय के अंदर कि हम उस क्वेश्चन को पूरा बेसिक फॉर्मूला से बनाएंगे। फॉर्मूला होना भी, याद भी होना भी जरूरी है, बिकॉज क्या होता है, ट्रिक में कहीं अटक गए ना तो फॉर्मूला ही बचा के लाएगा, बट टिप्स ट्रिक्स ये आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करें, सिंपल कैलकुलेशंस को मेमोराइज कर लो। सिंपल कैलकुलेशंस कौन से, क्यूब्स को मेमोराइज करो, स्क्वायर्स को मेमोराइज कर लो। बिकॉज आप में से कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि जब आप मॉक टेस्ट लगाने बैठते हो या एनडी के पेपर को लगाने बैठोगे ना, तो आपको स्क्वायर को निकालना पड़ेगा, वहां पर मल्टीप्लाई करते बैठते हैं हम लोग। ये क्या, ये तुम्हारा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे सर, बट क्या हुआ, टाइम की कमी हो गई। टाइम की कमी क्यों हो गई, अपना एनालिसिस करो। अभी भी आपने देखा होगा क्यों सिंपल कैलकुलेशन हम नहीं कर पा रहे। स्क्वायर क्यूब आ रहा है तो सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद रखो इस टाइम पर अगर आपकी तैयारी थोड़ी ठीक ठाक चल रही है ना, तो इस चीज को ध्यान रखो, मेमोराइज कर लो, लर्न करो क्यूब्स को, स्क्वायर्स को। छोटी छोटी चीजें होती जो पुनीत सर आपको बताते क्लासेस के अंदर, उसको मेमोराइज करो, उसको देखो और आप सही तरीके से आगे बढ़ सकते हो। आगे बात करें, मेक नोट्स ऑफ शॉर्टकट्स एंड फॉर्मुलाज, नोट्स बना लेना। ह्यूमन माइंड इतना शार्प नहीं होता है कि आपने एक बार कोई चीज देखी और उसको समझ लिया और वो चीज आपको याद होगी, नहीं। आप जितनी चीजें दिन भर में लर्न करते हो उसका केवल 10% आपको याद होता है। कितना, केवल 10%। याद रखिएगा कि जब आप कोई क्वेश्चन करते हो, आपको मिल गया, सर ने कोई ट्रिक बताई या कहीं से भी आपने किसी ट्रिक को सीख लिया, तो लिख लो कहीं पे एक बार, बिकॉज क्या है, रिवीजन के टाइम पे ये छोटी छोटी चीजें आपके काम आएगी। आगे बात करें, डू नॉट गेट कंफ्यूज व्हाइल कन्वर्टिंग द नंबर फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम। समझ गए होंगे मेरी बात को, पॉइंट हटाना है, कैसे कन्वर्ट करना है, कितना जीरो करना है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है क्वेश्चंस के अंदर। कई बच्चा क्वेश्चंस इसी कारण गलत करके आता है। तो ये चीज याद रखिएगा, इसको अच्छे से लर्न करो। छोटी छोटी बातें हैं ये, जो मैथमेटिक्स के पेपर में आपको करनी ही पड़ेगी। इसका देखो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपके 15 से 20 क्वेश्चन को गलत होने से बचा लेगा। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री कैन बी ट्रिकी। अब ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर और ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिकी क्यों है, बिकॉज कई बार क्या होता है, अलग अलग तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं। हर ट्रायंगल के अंदर, हर एंगल के अंदर क्या होता है, कॉन्सेप्ट अलग लगता है, इसलिए इसको ट्रिकी कहा जाता है। तो याद रखो इस कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। अपने कॉन्सेप्ट्स के प्रति बहुत क्लियर रहना, रटना मत ट्रिग्नोमेट्री को। कॉन्सेप्ट समझ लो, और समझना किससे, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट बेसिक से समझना, उसमें टिप्स और ट्रिक्स मत लगा देना। लगा सकते हो पर पहले बेसिक सही कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक बहुत अलग चीज होती है। समझ रहे हो आप मेरी इस बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स को इस तरीके से आपको तैयार करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इंग्लिश। इंग्लिश में क्या कर सकते हैं सर, इंग्लिश हमारी बहुत कमजोर है, क्या करें। पिछली बार भी इंग्लिश में नहीं हुआ था, इस बार भी इंग्लिश लग रहा है कि डुबा देगा सर, क्या करें। तो डरने की जरूरत नहीं। इंग्लिश क्या, इंग्लिश एक सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज है। आप इंग्लिश को जब आप देखोगे, आप सबसे पहले क्या करो, पेपर को एनालाइज करो। इंग्लिश के जितने पास्ट ईयर्स के पेपर्स है ना, आप उसको एनालाइज करो। आप देखोगे कुछ लेवल के, कुछ पैटर्न्स के क्वेश्चन लगातार वैसे ही पूछे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं स्पॉटिंग एरर्स की, मैं बात कर रहा हूं, एंटोनियम सिनोनियम्स की बात कर रहा हूं, पैरा जंबलिंग की बात करें, कुछ लेवल चेंज नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस लगातार वैसे के वैसे पूछे जाते हैं, सेम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, एरर्स वहां पर दिखाई दे रही है। तो याद रखिएगा, इंग्लिश को सही करने का, इंग्लिश को इंप्रूव करने का तरीका कुछ ये है कि सबसे पहले आप अपनी रीडिंग स्किल को बढ़ाओ। बिकॉज आप इंग्लिश के पेपर को देखोगे, इंग्लिश का पेपर बहुत ज्यादा लेवल तक आपकी रीडिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रीडिंग स्किल कैसी है। आप पढ़ना शुरू करो। क्या इन 60 दिनों के अंदर ये चीज हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी। आप क्या करते हो ना, जब आप चीजों को पढ़ते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, आप किसी किताब को पढ़ रहे हो जो कि इंग्लिश के अंदर है, और उसके बाद जब आप किसी सेंटेंस को पढ़ते हो, तो दोनों में क्या मिस्टेक चल रही है, कहां पर किस तरह के ग्रामर के रूल का यूज किया जाता है, ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है। बिकॉज क्या होता है ना, आप कितने भी ग्रामर के रूल रट लो, कितने भी रट लो आप,
कि सर प्रोनाउन के अंदर ये रूल लगाया जाता है, नाउन के अंदर ये होता है, कंजक्शन में ये चीज की जाती। जब तक आप उसको पढ़ के अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। द कहाँ लग रहा है, ए एन कहाँ लग रहा है, ये जब आप पढ़ते हो ना तब चीजें वहां पर क्लियर हो जाती। एक्सेप्शंस भी कई चीजें रहती है इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के अंदर, उन एक्सेप्शंस के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है वोकैब। वोकैब का क्या करें? वोकैब ये मान के चलो आज से लगभग 50 वर्ड्स आपको रोज के करनी है। एनी हाउ 50 वर्ड ज्यादा लग रहे हैं या पॉसिबिलिटीज है कि आप में से कई बच्चों को ज्यादा लगे, बट ये चीज समझो कि 50 वर्ड्स अगर आपने कर लिए ना तो आपका वोकैब बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। समझिए कई बार शब्द लगातार रिपीट भी होते हैं, इसलिए बोल रहा हूं पीवाईक्यूज देख लेना, इंपॉर्टेंट है। और वोकैब 50 करना ही है बाय हुक और बाय क्रुक। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, सर ये तो आप इम्पॉसिबल बात कर रहे हैं। इम्पॉसिबल इज नथिंग। आप एनडीए एग्जामिनेशन को क्रैक करने की बात कर रहे हैं, यहां पर ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। दिस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय द यूपीएससी। यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, लगातार लेवल देखो एग्जाम का कैसा चेंज होता जा रहा है। लास्ट ईयर देखा है पेपर कैसा आया था। समझो कट ऑफ बढ़ना ही है, सीधी बात है, कट ऑफ बढ़ना है तो क्या है, हमको अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। जंग के मैदान में अगर दुश्मन के पास अच्छे हथियार हैं तो हमको अपनी और ट्रेनिंग को बढ़ाना ही पड़ेगा, सीधी बात है। बिकॉज क्या है, देखो बाय हुक और बाय क्रुक हमको एग्जाम को क्रैक करना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आगे बात करें इडियम फ्रेजेस, ये बड़ा अच्छा मौका देते हैं आपको कि आप अच्छे खासे मार्क्स गेन कर ले इंग्लिश के अंदर। बिकॉज क्या है, इनको इसमें कोई बहुत मेजर चेंज नहीं होता है। आप देखिएगा आपको एक सेट पूरा दिया जाता है, आपके पास होगा, दानिश सर ने आपको पढ़ाया होगा या आपने जहां से पढ़ाया किसी किताब के अंदर पढ़े तो लिखे होते हैं, वो लिखा है पूरा, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो ट्राई कीजिएगा, इनको पढ़िए, बिकॉज ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश के लिए आगे। और मैं बात करूंगा सबसे पहली चीज ग्रामर के रूल्स को, जो बेसिक रूल्स है उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ना है मतलब याद रखना है थोड़ा सा, और देखना है उसको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, जब रीडिंग करोगे ना समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये ग्रामर का रूल यहां पर लग रहा है। याद रखिए ग्रामेटिकल एरर्स बहुत होती, एग्जाम के अंदर ग्रामेटिकल एरर्स के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, आप सब जानते हैं। तो उसको पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। किसके बाद क्या चीज लगती है, पैराजंबल अपन कर रहे हैं, कौन सा सेंटेंस किसके बाद आएगा, ये कैसे पता लगता है? बिकॉज जब आपको ग्रामर के रूल्स पता है, और ये रूल्स आप याद रखिएगा, आपको मगअप नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। लास्ट पेपर्स का पैटर्न देखिए, किस तरह की एरर्स दिखाई जा रही है, किस तरह का पैटर्न जा रहा था, किस तरह की ग्रामेटिकल एरर्स वहां पर पूछी है या किस तरह के ग्रामर का यूज किया जा रहा है, इसका एनालाइज करो और प्रॉपर जाकर आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। आगे बात करें, नोट्स बनाना ही है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट से डरना नहीं है, इसके बारे में आगे मैं डिटेल में बात करूंगा कि मॉक टेस्ट तो आपको देना ही पड़ेंगे। एनी हाउ मॉक टेस्ट आपको देना है। न्यू वर्ड सीखिए, कितने वर्ड्स की बात करी हमने, 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स रोज, डेली 50 वर्ड्स हैं, डेली 50 वर्ड्स आपको करना है। प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए, मॉक टेस्ट करते रहिए। एंटोनियम की बात करूं, सिनोनियम्स की बात करूं, लगाते रहिए। देखिए मेहनत करते रहेंगे तो कोई चीज मुश्किल नहीं है, मेहनत नहीं करा तो फिर हो जाएगी दिक्कत। तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश जिनका पोर्शन काफी बड़ा है, आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। हालांकि ये चीजें समझिएगा, ये चीजें बहुत पहले कर लेनी थी आपको, बट अभी भी देखो समय कम नहीं है, 60 दिन है। 60 दिन के अंदर अगर जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और अगर मेहनत नहीं कर सकते तो फिर देखो छोड़ दो यार, ये क्या है, अपने आप को धोखा मत दो कि नहीं मैं कर लूंगा कर लूंगा। तो करना है वो मेहनत करेगा, जिसको नहीं करना है वो केवल अपने आप को क्या है, अपने आप से समझौता करता रहेगा, अपने आप से झूठ बोलता रहेगा कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, 60 दिन में मैं क्या करूंगा, मैं तो अगली बार का पेपर दूंगा। आप में से कई बच्चों के दिमाग में थॉट आ गया है, बट याद रखना अगली बार कुछ नहीं, अगली बार जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आप ये चीज कर रहे हैं ना कि मैं सर इस बार का अटेम्प्ट नहीं दूंगा, मैं तो अगली बार का अटेम्प्ट दूंगा, आप डरपोक हो, फिर आप एक पेपर से डर रहे हो, आपके अंदर वो स्कैपिज्म वाली क्वालिटी आ गई। और फौज में स्कैपिज्म वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उस सिचुएशन को जाके फेस करने वाला आदमी फौज में चाहिए, चाहे प्रॉब्लम कैसी भी हो, एडवर्सिटीज कितनी भी हो, मुझे इस चीज को फेस करना ही है, बस वो बात वहीं खत्म हो जाती है। ये चीज याद रखिए, मेहनत करो, अपने आप को तैयार करो उस चीज के लिए। चलिए आगे बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करें। सारे कॉन्सेप्ट फिजिकल ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी स्पेसिफिकली राहुल सर ने कहा है कि माउंटेन्स, रिवर्स, नेशनल पार्क्स एंड पॉपुलेशन, इन पे ज्यादा ध्यान आपको देना है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अगले सब्जेक्ट को मैं लूं, दैट इज हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्यन एम्पायर, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, मुगल पीरियड की हम बात कर रहे हैं, इंडियन सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द 19th सेंचुरी, मेजर गांधीयन मूवमेंट और एंशियंट। अब आपने देखा होगा एंशियंट हिस्ट्री के अंदर, आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर्स के अंदर जो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता जा रहा है, यूपीएससी के हर एग्जाम के अंदर वो एंशियंट से पूछ रहा है, इंडियन कल्चर के बारे में बात कर रहा है, वो हमारे जो महान नायकों हैं उनके बारे में बात कर रहा है, शिवाजी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो ये समझना पड़ेगा कि आपको इनके बारे में भी पढ़ना है। पैटर्न हिस्ट्री का थोड़ा सा बदला है, ये आपको मानना पड़ेगा। आगे बात करते हैं,
नेक्स्ट हम बात करें पॉलिटी की, बात करें तो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, पार्लियामेंट और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, इनके बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है। हालांकि हम लोग पढ़ते ही हैं, आगे जो बैचेस आएगी फ्री बैच के अंदर भी आपको मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक्स का वेटेज बड़ा है, याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ा दिया है। यूपीएससी ने हर एग्जाम के अंदर बढ़ाया, एनडीए के अंदर भी बढ़ा दिया। लास्ट ईयर भी इकोनॉमिक्स के कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। कुछ मेजर टॉपिक्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें आपको कई सारी चीजें जाननी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स बेसिकली होता क्या है, फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, तो इस चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। आगे प्लानिंग इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में डायरेक्टली सिलेबस से 2 क्वेश्चंस आते ही हैं, हर साल आएंगे 2 क्वेश्चन से आते ही हैं। मेजर गवर्नमेंटल स्कीम्स, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम्स है, कुछ स्कीम्स ऐसी पूछी जाती है जो काफी पुरानी है और कुछ नई है, तो दोनों आपको डिटेल के अंदर पढ़नी है। मनी के बारे में कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, मनी मतलब डिमांड, सप्लाई, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है इकोनॉमिक्स के अंदर। आगे बात करें, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फिजिक्स। फिजिक्स में आप सब जानते हैं मोशंस, न्यूटन्स लॉ, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, साउंड वेव, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर पढ़ना शुरू कर रहे हो पहले इनको कंप्लीट करो, ये टॉपिक कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद जो बची हुई चीजें उसके ऊपर आप जाना, बिकॉज ये टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। और रक्षक सर जब आपको पढ़ाते हैं तो आप जानते हो कि सर बहुत डिटेल के अंदर चीजें पढ़ाते हैं और क्वेश्चंस बन जाता है यहाँ पे, तो याद रखिएगा ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, पहले आपको इनको सॉल्व करना है। आगे बायोलॉजी की बात करें, सेल की हम बात करें, डिसीज, टिश्यूज, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे बायोलॉजी के आपके टॉपिक्स है, जिसमें सेल काफी इंपॉर्टेंट है। कॉमन डिसीज से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक्स को पहले करना, प्रायोरिटी के ऊपर करिएगा। आगे सब्जेक्ट की हम बात करें, दैट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर आप देखिएगा, रेडॉक्स की हम बात करें, नॉन मेटल एंड इट्स कंपाउंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, जो इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स है, फॉर्मुलेस की मैं बात करूं, वो डायरेक्टली आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं, कई बार बहुत बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती है केमिस्ट्री के अंदर, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एसिड, बेस, सॉल्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्या होता है ना कि जब आप पेपर को एनालाइज करते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछे जा रहे हैं और लगातार आगे भी सवाल पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। तो ये चीजें क्या होती है कि आपको स्मार्टली थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि चीजें किस तरीके से चल रही हैं। अब करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करूं तो डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स लगातार पूछा जाता है। लाइक डिफेंस एक्सरसाइज की बात करें, डिफेंस की कोई न्यूज है के बारे में कई बार पूछा जाता है। नेशनल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, इसके बारे में भी लगातार पूछा जा रहा है। कोई पर्सन बहुत चर्चा के अंदर रहा था, कोई प्लेस बहुत चर्चा के अंदर रहा था, वो पर्सन प्लेस दोनों के बारे में पूछा जाता है, याद रखिएगा। फिर चाहे वो पर्सन नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, पूछा जाता है। कई बार अवार्ड्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पूछा जाता है, एक आध क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर्स का आ जाता है कई बार। आगे बात करें, इंटरनेशनल नेशनल जो मेजर अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो तो आपसे पूछी जाती है। बट याद रखिएगा डिफेंस की एग्जाम है, एनडीए डिफेंस की एग्जाम है, तो डिफेंस से रिलेटेड न्यूज का वेटेज हमेशा ज्यादा रहेगा। यहाँ पे आप देखिएगा, पेपर एनालाइज करिए, करंट अफेयर्स के अंदर डिफेंस की जो न्यूज होती है उसका वेटेज लगातार ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कई बार साइंस एंड टेक के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, आप देखिएगा। मेजरली जो नई इनोवेशन हुई उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये चीजें भी क्या है, अब करंट अफेयर्स को आप लाइटली नहीं ले सकते, आपको बहुत डिटेल के अंदर और बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है और ये बढ़ता रहेगा, ये कम नहीं होगा, ये लगातार बढ़ता रहेगा। आपको अपने आप को उस हिसाब से ढालना पड़ेगा। पेपर आपके हिसाब से नहीं ढलता है, आपको अपने हिसाब को पेपर के हिसाब से डालना पड़ेगा। चलिए, तो ये सारे सब्जेक्ट्स के बारे में हमने बात कर ली। चलिए अब कुछ और बातों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि मॉक टेस्ट को किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। पहली चीज, डोंट एम फॉर द सेफ स्कोर ओनली। कई बार क्या होता है कि जो एस्पिरेंट होते हैं उनको लगता है कि केवल मैं अपना सेफ स्कोर कर लूं। सेफ स्कोर क्या होता है, मेरा कट ऑफ निकल जाए सर, दैट्स इट। देखिए समझिएगा, कट ऑफ से कुछ मतलब निकलेगा नहीं बच्चा, ये अब आप बात समझिएगा। आपने कट ऑफ निकाल लिया और आपको लगता है कि आप मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, ये चीज नहीं होती। आप समझिएगा, कट ऑफ के बाद आपका अगर रिटर्न क्लियर भी होता है तो आपको एसएसबी भी क्लियर करना है। एसएसबी क्लियर करने के बाद भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं आ पाते हैं। पता है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन, एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि रिटर्न के अंदर कम नंबर का लेकर आना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एसएसबी के अंदर क्या होता है ना, बहुत एवरेज स्कोर दिया जाता है। जो बच्चे रिकमेंड होते हैं उनके स्कोर आप देखेंगे लगभग सेम होते हैं। पूरा खेल रिटर्न का होता है। अब क्या होता है, बच्चे का एसएसबी के अंदर स्कोर तो ठीक ठाक आ गया, बट रिटर्न के अंदर स्कोर ठीक नहीं था, तो क्या हुआ, मेरिट लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया। दैट्स वाई क्या होता है कि सेव स्कोर के लिए कभी भी एम नहीं करना है अपने आप को, अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा हाई रखिएगा। दूसरी चीज, पीवाईक्यू जरूर लगाना।
याद रखो, भले ही 60 दिन बचे हैं, बट पीवाईक्यूज को इग्नोर बिल्कुल मत करना। उससे समझ में आता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के अंदर आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। के बाद स्मॉल टारगेट्स रखो अपने। ये मत करना कि दिन भर के अंदर मैं आज पूरा का पूरा पॉलिटी खत्म कर रहा हूं, मैं आज पूरा का पूरा ज्योग्राफी खत्म कर रहा हूं। ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता। स्मॉल टारगेट्स रखो दिन के कि आज मुझे ये करना है, मैथ्स के इतने चैप्टर्स करने, साइंस के 2 टॉपिक्स कंप्लीट करने। स्मॉल टारगेट्स को जब आप अचीव करोगे ना, तो लगता है खुद में कि हाँ मैंने कुछ अचीव कर लिया, और एक कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर। तो ये चीज याद रखिएगा। आगे मॉक टेस्ट और एनालाइज करना अपने आप को, ये अत्यंत आवश्यक है। क्लियरली एक बात बोलूंगा खुले शब्दों के अंदर कि बिना मॉक टेस्ट के तुम्हारा एनडीए नहीं निकलेगा। जी हाँ, मैं जानता हूं, मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को जानता हूं। आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मॉक टेस्ट देने से डर लगता है। वो इसलिए मॉक टेस्ट नहीं देते क्योंकि उनको लगता है कि अगर मेरे नंबर कम आ गए तो क्या होगा, बिकॉज हमको कॉन्फिडेंस है कि हमारे नंबर बहुत अच्छे आएंगे। बट हम मॉक टेस्ट देने से डर रहे हैं कि मुझे पता है कि मॉक टेस्ट दे दिया तो मेरे नंबर कम आएंगे और मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। एक चीज समझो, जंग के मैदान में अगर कुछ हो गया ना, तो उससे वहां से वापस आने का कोई जरिया नहीं है। पर अगर ट्रेनिंग के मैदान में कुछ हो गया तो उस चीज को अपन सही कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखो। ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी यहाँ पर कि मॉक टेस्ट तो लगाना ही है, चाहे कितना भी डर लगे। मॉक टेस्ट लगाना अत्यंत आवश्यक है। बिना मॉक टेस्ट के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल ही नहीं सकता है। जो आपसे बोल रहा है ना कि बिना मॉक टेस्ट के मेरा एग्जाम निकल गया, वो आपसे झूठ बोल रहा है। बिना मॉक टेस्ट के कोई एग्जाम नहीं निकलता। मॉक टेस्ट तो आईने की तरह है, वो आईना दिखाते हैं आपको कि आप रियल में क्या है, आपकी तैयारी कितनी है, आपकी डेप्थ कितनी है। अब आप खुद सोचो ना, आपने ट्रेनिंग में कुछ नहीं करा, आपने ट्रेनिंग में कुछ किया ही नहीं है, कभी कभी उस रियल सिनेरियो के अंदर गए ही नहीं आप जंग के मैदान के, और सडनली मैं आपको जंग के मैदान में भेज दूं, आप 2 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। वही चीज मॉक टेस्ट के अंदर भी होती है। मॉक टेस्ट आपको वो पूरा सिनेरियो देता है, वो पूरा फील देता है एग्जामिनेशन का। बट मॉक टेस्ट को लगाने का भी एक तरीका है, प्रॉपर वे है। आपको अपने आप को एनालाइज करने का भी एक तरीका है, एक प्रॉपर वे है, जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले मॉक टेस्ट को डिसिप्लिन वे के अंदर लगाना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन वे क्या होता है, जिस टाइम के अंदर मॉक टेस्ट आप दे रहे हो वो टाइम बहुत जरूरी है। जो टाइम आपके एग्जामिनेशन का है, जितने घंटे का आपका एग्जाम है, उतने ही टाइम के अंदर मॉक टेस्ट आप देते हो, ये तो बात सही है। पर एक छोटी सी टिप्स मैं आपको देता हूं कि जिस टाइम पर आपका एग्जाम होने वाला है ना, उसी टाइम पे मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। बिकॉज जब एग्जाम के टाइम पे आप एग्जाम दोगे ना, तो ऐसा फील ही नहीं होगा कि एग्जाम आप दे रहे हो। तो प्रेशर खत्म हो जाता है, बिकॉज सेम टाइम पर तुम्हारा माइंड उतना एक्टिव होगा, और तुम्हारे माइंड को ये चीज प्रैक्टिस में आ जाएगी किस टाइम पर मुझे क्वेश्चंस करने, या इस टाइम के ऊपर मुझे अपने माइंड को एक्टिव करना। ये बात थोड़ी सी आपको अजीब लग रही है, बट ये बिल्कुल सच बात है। इसको ट्राई करके देखिएगा। दूसरी चीज, जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, तो अपने आप को 3 पार्ट्स के अंदर एनालाइज करो। पहली चीज, कौन से क्वेश्चंस आपने करेक्टली अटेम्प्ट कर लिए, कौन से क्वेश्चंस आपने बहुत पहली बार में करेक्टली अटेम्प्ट करे, ये देखो। दूसरा ये देखो, कौन से क्वेश्चंस आपने रॉन्ग अटेम्प्ट करे, गलत अटेम्प्ट करे। और तीसरा है, देखो कौन से क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट ही नहीं करे। अब क्या करना है, देखो जिन क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट कर दिया ना, वो टॉपिक आपका क्लियर है, ये समझ में आ गया आपको, उसको बहुत रिवाइज मत करना। फिर वो टॉपिक क्लियर है, बट हमारी क्या आदत होती है, जो चीज हमको आती है, जो सब्जेक्ट हमको आता है ना, उसको बार बार हम पढ़ने के लिए ललायत होते हैं। तो लगता है कि अरे सब्जेक्ट में बहुत पढ़ लेता हूँ। गलत चीज है, ये नहीं करना चाहिए। आपका अगर वो टॉपिक बहुत अच्छा है ना, तो उसको 1-2 बार रिवाइज करके छोड़ दो। अब वो टॉपिक पे ध्यान दो जिस टॉपिक के क्वेश्चंस तुमने या तो गलत कर दिए थे, या फिर आपने अटेम्प्ट ही नहीं करे। क्लियर है। मॉक टेस्ट जब आप देते हो तो एक चीज याद रखिएगा, ट्रिक्स और टिप्स लगाना शुरू करो मैथ्स के अंदर। क्या समझ में आ जाएगा कि अगर ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लग रही है, और इसको क्वेश्चन को अगर मैं करता हूं तो कितना समय लग रहा है। ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व होगा कि क्वेश्चन से या मेरा फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अपने आप का एनालिसिस करना शुरू करो। इसके बाद अपने अप्रोच को स्ट्रेटेजाइज करो। मतलब समझ में आ रहा है, मैथ्स का मैं अगर पेपर दे रहा हूं तो कौन से टॉपिक के क्वेश्चन पहले करूं, कौन से बाद में करूं। केटी अगर कर रहा हूं तो क्या पहले करूं, क्या बाद में करूं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज कई बार क्या होता है, बच्चे को लगता है कि मैं शुरुआत में डिफिकल्ट क्वेश्चन करता हूं, डिफिकल्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता है बच्चा मैथ्स के। अब क्या होता है, शुरुआत के 5 क्वेश्चन गलत हो गए, कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो गया। उसके बाद वो कॉन्फिडेंस अप ही नहीं हो पाता, लगता है मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो आप कितने क्वेश्चन शुरुआत में सही करते हैं, ये बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपको ये चीजें प्रैक्टिकली फील करनी है ना, तो एक बार मॉक टेस्ट के अंदर 5 वैसे क्वेश्चंस को से शुरुआत करना जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं आता था, या जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं। अब अपने आप का जो एनालाइजेशन है वो किस तरीके से करना है मॉक टेस्ट देने के बाद। देखो सबसे पहली चीज याद रखो, हाउ मेनी एरर्स डिड आई मेक ड्यू टू केयरलेसनेस। अपनी गलती के कारण मैंने कितने एरर्स करी। कई बार गलती होती है ना, क्वेश्चंस को गलत पढ़ लिया, आंसर को इसकी जगह ये कर दिया, ये वाला आंसर था बट मैंने काला गोला इस पे बना दिया। याद रखो,
अपनी केयरलेसनेस की वजह से मैंने कितने क्वेश्चंस गलत करे, और ये देखो कि गलती मेरी कहां हुई, मैं कहां पर केयरलेस हो गया था, ताकि एग्जाम के अंदर वो गलती आप ना करो। दूसरी चीज, वाई माई गेस्ड आंसर्स आर इनकरेक्ट। कुछ आंसर्स को आप गेस करते हो, ठीक है। अब क्या होता है, बच्चा जब पेपर एनालाइज करता है ना, तो वो जो आंसर्स को गेस उसने किया था ना, वो ये नहीं सोचता कि मैंने इसको गेस इसलिए किया था या मैंने इसको गेस किया था तो क्यों किया था, वो केवल आंसर देखता। नहीं, सोचो कि अच्छा, इस आंसर को अगर मैंने गेस किया था कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तो मैंने क्यों किया था, और अगर मैंने इस तरीके से गेस किया तो मेरा ये गेस गलत क्यों निकला। इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि यार अगर एग्जाम के अंदर मैंने इस तरीके से गेस किया ना, तो फिर तो मेरी ये ट्रिक, क्या कह सकते हैं कि मेरी किस्मत इस तरीके से काम नहीं करने वाली। तो अपने गेसेस को भी एनालाइज करना शुरू कर दो। आगे, विच क्वेश्चन और टॉपिक्स टुक अप मोस्ट ऑफ माई टाइम। उन क्वेश्चंस और उन टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर लेना मॉक टेस्ट देते टाइम, जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और इन टॉपिक्स को एनालाइज करो। देखो कि इन टॉपिक्स को मैं जल्दी कैसे कर सकता हूं, इसमें कोई टिप्स या ट्रिक्स अप्लाई कर सकता हूं क्या, कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं क्या। बिकॉज क्या होता है कि एग्जाम के अंदर उस टॉपिक के अंदर अगर फंस गए ना, तो वो लंबा समय खींच लेगा। तो ये चीजें अभी क्लियर कर लेना। आगे, विच टॉपिक कुड आई आंसर क्विकली। ऐसा कौन सा टॉपिक था जिसका आंसर मैं बहुत जल्दी दे सकता था, पर मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। ये भी देखो, कौन सा टॉपिक था जिसका आंसर मैं बहुत जल्दी दे सकता था, पता था मुझे इसका आंसर, पर क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि वो टॉपिक मुझे लग रहा था आसान है, इसलिए मैंने उसका रिवीजन ही नहीं करा। तो जैसे ही ऐसा कोई टॉपिक देखो ना, उसका रिवीजन करना शुरू करना। आगे, व्हाट मिस्टेक्स डिड आई मेक इन टॉपिक्स। जो टॉपिक्स मुझे आते थे, मुझे लगता था कि ये टॉपिक्स मुझे आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, उन टॉपिक्स के अंदर मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूं। बिकॉज मेन एग्जाम में यही होगा बच्चा, जो टॉपिक्स बहुत आसान थे, जो हमको लगता है कि हमें बहुत अच्छे से आते हैं, उसमें हम बहुत मिस्टेक्स करते हैं, मेजर मिस्टेक्स करते हैं। तो याद रखिएगा, आपको ये देखना है कि जो टॉपिक्स मुझे लगता था बहुत अच्छे से मुझे आते हैं, उसमें मैंने क्या मिस्टेक करी, और उस मिस्टेक को सही करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आगे बात करते हैं, डिड आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस करेक्टली। प्रश्न समझ में आया कि नहीं मुझे। कई बार प्रश्न ही समझ में नहीं आता। जीएटी के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा इकोनॉमिक्स का, प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है। मैथ्स के अंदर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है। एनालाइज करो अपने आप का, क्यों समझ में नहीं आया मुझे, और उस तरह के प्रश्न को समझने की और उस तरह के प्रश्न को लगाने की कोशिश करो। आगे बात करें, हाउ कैन आई डिटरमाइन विच क्वेश्चंस टू स्किप एंड विच आर वर्थ। देखो क्या होता है, कई बार एग्जाम की अगर मैं बात करूं, हर क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर सकते। आपको समझना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन को मुझे स्किप करना ही पड़ेगा। कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा है, उसको छोड़ दो। ये पता कब लगेगा, पता है जब मॉक टेस्ट लगाओगे। तो ये समझना पड़ेगा कि क्या होता है ना, कि किस चीज को छोड़ना है, किसको अपनाना है, ये अपने को जीवन में जानना बहुत जरूरी है। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं बना होता है, समझना, मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं है, कुछ क्वेश्चंस केवल तुम्हारे टाइम को खाने के लिए बनाए जाते हैं, कि तुम्हारा टाइम बस खत्म हो जाए वहां पे। तो ये चीज समझ में आ जाएगी जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। तो याद रखो, मॉक के बिना बिल्कुल काम नहीं चलेगा। चलिए अब तीसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं, कि 60 दिनों के अंदर क्या करना है अपने को। देखो 30-30 दिन के अंदर मैंने इन चीजों को सेग्रीगेट किया। सबसे पहले, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, तो सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज करो। अगर पढ़ भी लिया है तो फिर भी एक बार सिलेबस को एनालाइज करो। देखो सिलेबस के अंदर क्या चीजें हैं, मुझे कितना आता है और मुझे क्या कवर करना है। इसके बाद जो इजी टॉपिक से उससे स्टार्ट करो। शुरुआत में इजी टॉपिक्स को लो, हर सब्जेक्ट के इजी टॉपिक्स से स्टार्ट करो, ताकि क्या, एक बेस तुम्हारा मजबूत हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं कर सकता हूं। इसके बाद जो स्कोरिंग टॉपिक्स से उसको कंप्लीट करो। याद रखो, इजी के बाद स्कोरिंग टॉपिक्स को उठाना। ऐसा टॉपिक जो डिफिकल्ट तो है बट बहुत स्कोरिंग है, पहले उसको कंप्लीट करना। ठीक है, पहले इजी वाले कंप्लीट कर लिए, उसके बाद स्कोरिंग वाले उठाए। कई टॉपिक्स क्या होंगे जो इजी स्कोरिंग दोनों के अंदर आते हैं, तो वो आपका कंप्लीट हो गया ना, तो बहुत बढ़िया पेपर आपका जाएगा। इसके बाद मॉक टेस्ट लगाना ही है एनी हाउ। शुरुआत के 30 दिनों के अंदर कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाओ। देखो इंपॉर्टेंट चीज, असंभव नहीं है, लगाना पड़ेंगे, 2 तो कम से कम लगाना। इसके बाद डेली 50 वर्ड्स वोकेब के करना है एनी हाउ। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट कि 50 वर्ड्स तो वोकेब के आपको करना ही है। अब ये 60-40 का रूल याद रखना। देखो जिन बच्चों का मैथमेटिक्स सही नहीं है, 60, अगर मैं रेशो की बात करूं कि अपना 100% एफर्ट्स है, तो आपको 60% एफर्ट्स मैथमेटिक्स में देना पड़ेगा, 40% अदर्स के लिए देना, ये जरूरी है। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन बच्चों का मैथ्स बहुत अच्छा है ना, तो याद रखो आपको जीएटी के लिए आपका 60% एफर्ट देना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, समस्या आ जाएगी। समझिए इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद जो अगले 30 दिन होंगे उसके अंदर क्या करना है, ट्रिक्स, फॉर्मुलास और उन पॉइंट्स को याद रखो जो काफी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, उससे आंसर्स को निकालने की कोशिश करो इन 30 दिनों के अंदर। उनको याद करो, ग्रामर्स के रूल्स को पढ़ो,
प्रॉपरली रूल्स को जानो, अप्लाई करना सीखो। हार्ड टॉपिक्स के ऊपर स्टक मत हो जाना, छोड़ देना, छोड़ दो, लीव करो, स्किप कर दो। जो टॉपिक हार्ड लग रहा है ना, 30 दिनों के अंदर उसको मत पढ़ो बेटा, कोई सेंस नहीं निकलेगा, वो चीजें और तुम्हारी खराब कर देगा। जो टॉपिक बहुत हार्ड लग रहा है, जस्ट स्किप दैट टॉपिक। क्लियर है? मत करना। देखो क्या होता है कि जरूरी नहीं कि तुमको पूरे नंबर ही आ जाए। अगर उस टॉपिक के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो छोड़ दो उसको बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो टॉपिक बेहतर कर सकते हो उस समय के अंदर, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, इस पे मत स्किप हो जाना। मुक तो लगाने ही है आपको, कितने? 3 कम से कम मिनिमम लगाने, इस टाइम पे मिनिमम लगाने ही है, एनी हाउ 3 लगाने ही है। वो क्या अब आपको करना है, ऑब्वियसली 50 वर्ड्स, इसको छोड़ना नहीं है 60 दिनों तक, रोज करना है। बिलीव मी, बहुत बढ़िया पेपर आपका जाएगा अगर ये चीजें आपने कर ली तो। रीडिंग स्किल बढ़ाना, कुछ भी चीज करो, थोड़ा बहुत आधे घंटा लिखो, पढ़ने की कोशिश करो चीजों को, तो चीजें बहुत अच्छे से, आपका इंग्लिश भी कवर हो जाएगा। ये याद रखो, इन 30 दिनों के अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी ध्यान देना है, कितना समय लग रहा है, क्या चीजें हो रही है। हालांकि मॉक टेस्ट लगाओगे तो टाइम मैनेजमेंट को ऑलरेडी आप कवर कर लोगे। और ये याद रखो कि पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, तो अपनी गेस करने की ताकत को थोड़ा सा कम करना, ठीक है? कि गेस नहीं करना है, लग रहा है कि गेस सही से नहीं कर पा रहा हूं, स्किप कर दो क्वेश्चन को, नेगेटिव मार्किंग होती है। जितने क्वेश्चन सही होंगे उतने गलत करके आ गए तो चीजें बराबर हो जाएगी, फिर क्या मजा नहीं आता एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है आपके 2 महीनों के अंदर। और बिलीव मी, अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं, इन 2 महीनों के अंदर इस तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, तो बिलीव मी आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर लेंगे। तो अपने आप पे भरोसा रखो, थोड़ा सा भी काम, ठीक है? चीजें हो जाएगी। बहुत जल्दी हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, बहुत जल्दी हम टेंशन में आ जाते हैं। अरे थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ी शांति रखो, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ बैठो, पानी पियो, ग्लास रखो, पियो, शांति के साथ सोचो क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। अपने प्लान पे स्टिक रहना। 2 महीने के अंदर क्या होगा ना, 10 दिन इस प्लान के ऊपर स्टिक रहोगे, फिर वही एंग्जाइटी होगी कि अरे नहीं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, फिर हम क्या हो जाएंगे, हम इधर उधर भागने लगते हैं। वो नहीं करना बच्चा, एक सीधा प्लान आपके पास है, उसके ऊपर स्टिक रहो, को फॉलो करो, एंड बिलीव मी आपको सक्सेस मिल जाएगी। चलिए मैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।